हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैंटीज क्लासेस। तो ये जो पार्ट है ये हमारी वीडियो सीरीज़ का लास्ट पार्ट होगा, पार्ट 7। तो यहाँ पे हम कंटिन्यू करेंगे अपना नेक्स्ट पार्ट। तो यहाँ पे हम बात करेंगे सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स कंट्रीज़ के बारे में। तो यहाँ पे जैसे हम जानते ही हैं कि जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ थे ना, कजाकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, किर्गिस्तान है, ये सारे के सारे कंट्रीज़ एक समय पे क्या है, यूएसएसआर की रिपब्लिक्स रहे हैं। लेकिन यहाँ पे इनके बारे में क्यों बात की जा रही है? क्योंकि इनकी जो लोकेशन है ना, वो किन कंट्रीज़ के साथ घिरी हुई है? रशिया के साथ, चाइना के साथ, अफगानिस्तान के साथ, पाकिस्तान के साथ। ये सराउंडिंग्स में जितने भी कंट्रीज हैं इनके बीच में सेंट्रल एशिया बसा हुआ है। और यहाँ पे ये मेन सोर्स है नेचुरल रिसोर्सेज का। यहाँ पे क्या है, ये ऑयल, जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं ना, हाइड्रोकार्बन्स रिसोर्सेज का मतलब है जो पेट्रोलियम होता है उसका ये बहुत बड़ा सोर्स रहा है। और यहाँ पे ये सबसे बड़ा इनका इकोनॉमिक बेनिफिट ही इससे है। ये सबसे बड़ी इनकी जो जीडीपी ये होती है ना, इनके देश में जो जीडीपी बनती है वो हाइड्रोकार्बन्स रिसोर्सेज के द्वारा ही बनती है। इनको एक इकोनॉमिक बेनिफिट मिलता है पूरी लोकेशंस के द्वारा। लेकिन इसकी वजह से क्या है, जो ये जोन है ये कंपटीशन भी क्रिएट करता है। यहाँ पे आउटसाइड जो भी कंट्रीज हैं और जो ऑयल कंपनीज हैं ना, उनके बीच का एक अखाड़ा भी बन गया है कंपटीशन का। क्योंकि यहाँ पे नेचुरली पाए जाते हैं तो लोग जो है कम्पीट करते हैं कि हाँ भाई इनसे ज़्यादा हमारे पास भी होने चाहिए, या इनको हथियाने के चक्कर में रहते हैं। तो ऐसी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलती हैं। उसके बाद आगे देखेंगे, यहाँ पे हम एक चीज़ और देखेंगे कि जैसे 11 सितंबर 2001 में जो 9/11 वाला जो इंसिडेंट हुआ था अमेरिका के अंडर में, तो अमेरिका ने क्या किया था, अपने बेस कैंप बनाए थे, मिलिट्री बेस कैंप बनाए थे इन सेंट्रल एशियाज के अंदर। तो यहाँ पे क्यों बनाए थे? क्योंकि यहाँ पे जो अफगानिस्तान है और इराक है ना, इस पर अटैक करना बहुत इजी हो जाता है। एक बात क्या है, जो ओसामा बिन लादेन है उसको ढूंढना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था उसको। तो ये क्या है, अपने बेस कैंप बनाते हैं ताकि इनकी जो एयरप्लेन्स वगैरह हैं वो ईजीली क्या कर सकें, यहाँ पे अटैक कर सकें। तो ये लोग ओसामा बिन लादेन को 10 ईयर लग जाते हैं उसको ढूंढने में, लेकिन उसको ढूंढ के निकाल ही देते हैं। ठीक है ना। तो ये किसकी वजह से संभव हो पाया? जो सेंट्रल एशिया में इन्होंने अपने जो कैंप्स वगैरह बनाए थे, क्योंकि ये रेंट भी देते हैं, उसको किराया भी देते हैं कि हाँ अपने बेस कैंप बना रहे हैं, तो इकोनॉमिकली इनको भी कुछ ऐसे प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और रशिया जो है इन कंट्रीज़ को अपना नियर अब्रॉड मानता है, अपना जो एक तरीके से नियर है, रशिया के पास है और रशिया के रिपब्लिक्स रहे हैं एक समय पे, तो इसीलिए अपना नियर अब्रॉड मानता है। और वो चाहता है कि आज की डेट में ये कंट्रीज़ जो हैं हमारे इन्फ्लुएंस में ही रहें। और चाइना के भी यहाँ पे कुछ अपने इंटरेस्ट रहे हैं। क्यों रहे हैं? क्योंकि इन क्षेत्रों से जो जुड़े हुए चीनी जो सीमावर्ती क्षेत्र है ना, उनसे ये ट्रेड भी करना चाहता है। और यहाँ पे ऑयल्स वगैरह की रिफाइनरीज हैं, ऑयल के नेचुरल रिसोर्सेज हैं, तो इसीलिए उसको भी अपनी आर्थिक मदद मिलती रहती है। ठीक है। अगर आगे देखें, यहाँ पे यूरोप के बारे में बात कर लेते हैं। ईस्टर्न यूरोपियन में एक कंट्री है जिसको नाम है चेकोस्लोवाकिया। तो ये दो हिस्सों में डिवाइड हो जाता है। एक का नाम होता है चेक और दूसरे का नाम होता है स्लोवाकिया। आज की डेट में इसको चेक रिपब्लिक बोलते हैं और ये स्लोवाकिया है। तो इससे भी ज़्यादा जो बड़े जो सिविल वॉर होते हैं वो यूगोस्लेविया के अंदर में होते हैं। और यहाँ पे 1991 में क्या है, ये जो यूगोस्लेविया है 4 हिस्सों में डिवाइड हो जाता है। क्रोशिया है, स्लोवेनिया है, बोस्निया है, हर्जोगोविना है। ठीक है। तो यहाँ पे यूगोस्लेविया में इसलिए होते हैं क्योंकि यहाँ पे सिविल वॉर वगैरह चल रही थी। जैसे हमने भी देखा था कि यूएसएसआर की डिसइंटीग्रेशन के बाद जितने भी रिपब्लिक्स हैं उनके अंदर भी जो प्रोविंसेस वगैरह थे वो सब अलग अलग सिविल वॉर करके अलग होने के डिमांड करते हैं, इंडिपेंडेंस होने की डिमांड करते हैं। तो यहाँ पे जो नाटो है उनको भी इंटरवेंशन करना पड़ता है यूगोस्लेविया के अंदर, क्योंकि यहाँ पे बहुत टाइम से क्या हो रहा था, बम्बार्डिंग चल रही थी। और यहाँ पे जो मैसेकर वगैरह है, जो हत्याकांड है, वो सब फैला हुआ था। मतलब है ना, शांति कायम ही नहीं हो पा रही थी, संघर्ष लगातार जारी था। तो इसी वजह से नाटो जो है इसमें हस्तक्षेप करता है और इस मैटर को सॉल्व करता है, क्योंकि इनकी जो इंटर एथनिक सिविल वॉर थी ना वो कंटिन्यू थी। ठीक है। उसके बाद आगे हम देखेंगे कि इंडिया के पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज के साथ कैसे रिलेशंस रहे हैं और इंडिया का क्या संबंध रहा है इन सब कंट्रीज के बारे में, उसके बारे में देखेंगे आगे। तो अगर हम देखें तो इंडिया के जो रिलेशन है वो जितने भी पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज हैं उनके साथ अच्छे ही रहे हैं। और उसमें सबसे अच्छे रहे हैं रशिया के साथ। रशिया के साथ आज भी हमारे रिलेशंस बहुत अच्छे हैं बिकॉज ऑफ आवर फॉरेन पॉलिसी, है ना। हम लोग नैम को फॉलो करते थे, जो भी अपने अलायंस तो नहीं बनाया था रशिया के साथ उस समय पे, लेकिन हम लोग भाई पीस कायम करने के लिए हम लोगों ने इस चीज़ को फॉलो किया था। तो ये जो फॉरेन पॉलिसी है ये रशिया को भी बहुत अच्छी लगी कि हम लोग इस तरीके से काम करते हैं।
और इंडिया रशिया के जो रिलेशंस हैं ये इतिहास में माने जाते हैं, मतलब एक विश्वास, एक भरोसे पर टिका हुआ है इनका रिश्ता, और ये हर 20 साल में अपनी ट्रीटी साइन करते हैं अपनी फ्रेंडशिप के लिए। तो ये चीज़ें जो हैं बहुत समय से चली आ रही है, 1971 से स्टार्ट हुई थी। और जैसे कि अगर हम देखें अपने कल्चर चीज़ों के बारे में, तो यहाँ पे जो हमारे हीरोज़ रहे हैं, हमारे जो कलाकार रहे हैं, राज कपूर हैं, अमिताभ बच्चन हैं, तो इनको लोग अपने आइडल मानते हैं, अपने इनके बहुत बड़े फ़ैन हैं ना, इनको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, इनकी मूवीज़ देखना पसंद करते हैं, सॉन्ग सुनना पसंद करते हैं, हिंदी चाहे भले ही समझ में नहीं आए लेकिन सुनते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है ये इनके जनमानस का एक अभिन्न अंग है, हमारा जो कल्चर है। और यहाँ पे हम देखेंगे कि रशिया और इंडिया जो है इनका सपना है, इनका एक विजन है कि जो वर्ल्ड है वो मल्टीपोलर हो जाए, यानी बहुध्रुवीय हो जाए। एक समय पे हमने पढ़ा था ना बाइपोलर के बारे में, यूएसएसआर एंड यूएसए, ये 2 बाइपोलर वर्ल्ड रहे हैं, लेकिन फिर बाद में क्या होता है, जो यूएसए है वो यूनिपोलर बन जाता है, मतलब वन वर्ल्ड में ही। आज की डेट में हम क्या देख सकते हैं कि जो अमेरिका है वो डोमिनेटेड है ऑल द कंट्रीज पे, लेकिन धीरे धीरे जो ऑल्टरनेटिव पावर्स हैं वो आती जा रही हैं अब। तो अमेरिका का इतना प्रभाव अब नहीं रहा है, लेकिन एक समय पे बहुत ज़्यादा था, ठीक है। तो इंडिया एंड रशिया जो है ये चाहते हैं कि मतलब जो वर्ल्ड है वो कलेक्टिवली सिक्योरिटी का काम करे। जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं किसी एक कंट्री पर अगर आ रही है, या एक कंट्री पर अगर अटैक हो रहा है, तो सारे के सारे कंट्रीज जो हैं वो कलेक्टिवली इस चीज़ को रेस्पॉन्स करें, है ना, उसमें भागीदारिता दें, और ताकि जो भी प्रॉब्लम है उसको साथ में मिलकर सॉल्व करें। तो इस तरीके से इंडिया एंड रशिया दोनों चाहते हैं कि अगर एक कंट्री पर भी अटैक हो रहा है या एक कंट्री के साथ कोई दिक्कत है, तो सारे कंट्रीज उसको अपनी दिक्कत माने और उसको सॉल्व करने की कोशिश करें, ठीक है। और रीजनलिज्म को बढ़ावा मिलना चाहिए, और नेगोशिएशन साइन रहने चाहिए किस चीज़ में, कि भाई हमें कॉन्फ्लिक्ट्स पे ध्यान नहीं देना है, हमें लड़ाई झगड़ा है ना, मतलब आर्म्स एंड नेशंस वगैरह से नहीं करना है, शांति से हमें बातचीत करके मामले को सुलझा लेना है। तो इस तरीके की चीज़ें रहें। ये हम क्यों देख रहे हैं, क्योंकि ये इंडिया एंड रशिया ऐसा चाहते हैं, ठीक है ना, मतलब इनका विजन है कि ऐसा हो वर्ल्ड। उसके बाद आगे देखेंगे कि सब कंट्रीज़ के पास अपनी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी हो, अपनी स्वतंत्र रहें सारे, अपने जो फॉरेन पॉलिसीज़ वगैरह जो हैं उसको शेयर करें, है ना। उसके बाद क्या है, जो यूएन है, जो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है, उसको स्ट्रेंथ दें, उसको ना डेमोक्रेसी मतलब है वहाँ पे बनी रहे, और उसको एम्पावर्ड करें, शक्ति संपन्न करें। और ऐसे ही चीज़ों को देखते हुए इंडिया एंड रशिया ने जो है 80 बायलैटरल एग्रीमेंट्स जो हैं वो साइन किए थे 2001 के अंदर, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि किस तरीके से इनका जो रिलेशन है वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है। और रशिया जो है इसने हमारी बहुत हेल्प की है, और इंडिया भी जो है हमेशा रशिया के साथ खड़ा रहा है। तो जैसे अगर हम एग्जांपल देखें रशिया ने क्या किया है, तो जैसे कश्मीर का जो मुद्दा चलता आया है यूएन के अंदर में, तो वहाँ पे रशिया हमारे साथ खड़ा रहा है, जो भी एनर्जी सप्लाईज वगैरह होती हैं वो हमको देता है, और जो भी शेयरिंग इंफॉर्मेशन है टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वो हमें रशिया देता है, ठीक है ना। इंटरनेशनल टेररिज्म वगैरह जो भी हेल्प उससे बन पाती है वो हमारी करता है, ओके। उसके बाद आगे देखेंगे कि सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ के साथ भी हमारे जो रिलेशन है वो बैलेंस्ड रहें, अच्छे रहें। चाइना के साथ भी हमारा बैलेंस रहे रिश्ता, ठीक है ना, क्योंकि चाइना जो है हमारा पड़ोसी देश है और हमारी इसके साथ बनती नहीं है। तो रशिया जो है वो चाहता है कि हमारे रिलेशन जो है बैलेंस बने रहें, एक दूसरे के साथ ज़्यादा बेकार ना हो, ठीक है। और इंडिया जो है ये सेकंड खरीदार रहा है, जो भी आपके मिलिट्री वेपन्स होते हैं ना उन सबको खरीदने में इंडिया जो है वो सेकंड नंबर पे आता है। और हम उससे क्या है ऑयल भी इंपोर्ट करते हैं, मतलब अपने मिलिट्री हार्डवेयर्स भी इंपोर्ट करते हैं, ऑयल भी इंपोर्ट करते हैं। और इंडिया में जब भी ऑयल क्राइसिस वगैरह हुए हैं तो रशिया ने हमारी हेल्प की है, हमें सप्लाई किया है एनर्जीज वगैरह, ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं कि रशिया जो है ऐसे ही रिलेशन कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान के साथ भी चाहता है, और इन सब चीज़ों के लिए काम भी कर रहा है कि कॉपरेशन बना रहे और हमारे ज़्यादा से ज़्यादा जो रिलेशंस हैं वो एक्सपैंड हों। तो इंडिया जो है वो सेंट्रल एशिया के बीच में अपना इन्वेस्टमेंट भी करना चाहता है, पार्टनरशिप भी करना चाहता है उसके ऑयल फील्ड्स को लेके। और यहाँ पे रशिया ने हमारी न्यूक्लियर एनर्जी प्लांट्स में भी काफ़ी मदद की थी, ठीक है। 1998 में हमारा पोखरण में जो हुआ था वो सक्सेसफुल हो पाया था रशिया की हेल्प की वजह से। उसके बाद रशिया ने हमारे स्पेस इंडस्ट्रीज में भी काफ़ी योगदान दिया है अपना। इसने हमको क्रायोजेनेटिक रॉकेट्स जो हैं ये प्रदान किए हैं। ये कुछ इस प्रकार के होते हैं स्टूडेंट्स। तो देखिए यहाँ पे ये इसरो का एक पिक्चर है, तो यहाँ पे जो रॉकेट है ये रशिया की ही बदौलत हमारे देश में आ पाया है। मतलब हमें जो उस समय पे हमें जो हेल्प चाहिए थी हमें स्टैंड होने के लिए, तो वो रशिया ने हमारी दी थी। और बहुत सारे ऐसे साइंटिफिक प्रोजेक्ट्स तो हैं हम कलेक्टिवली साथ में कर रहे हैं, कोलैबोरेट होकर कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि रशिया और इंडिया के रिलेशंस जो हैं काफ़ी अच्छे रहे हैं। और
आज भी अच्छे ही हैं। इंडिया हमेशा रशिया को यही हिदायत देता है कि हाँ भाई शांति बरकरार रखो, जैसे कि रशिया और यूक्रेन में वॉर चल रही है तो इंडिया जो है इनको मेंटली सपोर्ट कर रहा है कि भाई इन सब चीज़ों से बाहर निकलो, कुछ नहीं रखा है इनमें, ठीक है। उसके बाद अगर हम यहाँ पे कुछ फ्लैशबैक देखें इंडिया और यूएसएसआर के रिलेशंस में, तो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग रिलेशन देखने को मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले बात करेंगे इकोनॉमिक कंडीशंस के बारे में। तो जो सोवियत यूनियन है इसने हमको असिस्ट किया था, हमारे जितने भी पब्लिक सेक्टर कंपनीज है ना इंडिया के अंदर, क्योंकि एक समय पे ये सोशलिस्ट मॉडल को फॉलो करता था, तो गवर्नमेंट के अंडर में ही आती थी सारी की सारी जो कंपनीज है, सारी जो इनका इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो इसने हमें भी यहाँ पे स्टैंड करने के लिए यहाँ पे हमारी हेल्प की थी। उसके बाद जो उस समय पे हमें हेल्प पाना बहुत मुश्किल था तो रशिया ने हमारी हेल्प की थी, ठीक है। तो जैसे अगर एग्जाम्पल में देखें भिलाई प्लांट है, बोकारो है, विशाखापट्टनम है, ये सारे पब्लिक सेक्टर के अंडर में आते हैं। और यहाँ पे हमारे पास क्या है, विदेशी मुद्रा की बहुत ज़्यादा कमी थी, तो सोवियत यूनियन ने यानी रशिया ने क्या किया था, रुपए को माध्यम बना के हमारे साथ व्यापार भी किया था एक समय पे, ठीक है। अगर हम पॉलिटिकली देखें तो हमारे कैसे रिलेशंस रहे हैं, तो जैसे कश्मीर का जो इशू रहा है, ठीक है, अब तो नहीं है, खैर अब 2019 में उसको सॉल्व कर दिया गया है। तो यूएन में इस बात को रखने के लिए रशिया ने हमको सपोर्ट किया था, ठीक है। और पाकिस्तान में जो वॉर हुई थी 1971 के समय पे, उसमें भी रशिया ने हमारी हेल्प की थी। तो ये सारी जो चीज़ें हैं हमें देखने को मिल रही हैं, बहुत ही इनडायरेक्टली वे में रशिया जो है हमारी हर चीज़ में हेल्प करता आया है, हमेशा जो भी फॉरेन पॉलिसीज़ रही हैं उसको हमेशा सपोर्ट करता है। उसके बाद तो नेक्स्ट अगर मिलिट्री की देखें तो इंडिया और रशिया में जैसे हमने देख ही रखा है कि जो मिलिट्री हार्डवेयर्स वगैरह है, इंडिया सेकंड इंपोर्टर रहा है रशिया का, तो ऑयल भी लेता है, मिलिट्री वेपन्स वगैरह भी लेता है, ठीक है। और मिलिट्री टेक्नोलॉजीज़ वगैरह जो हैं इन सबको भी बनाने के लिए रशिया ने हमारी हेल्प की है, और साथ में एग्रीमेंट्स भी साइन किए हैं जॉइंटली काम करने के लिए, ठीक है। जो इक्विपमेंट्स वगैरह बनाए जाएंगे वहाँ पे इंडियंस एंड रशियन लोग जो हैं मिलके काम करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे कल्चरली क्या है, तो भाई यहाँ पे तो जितने भी हमारी हिंदी मूवीज़ हैं, इंडियन कल्चर है, ठीक है, ये एक बहुत इन्फ्लुएंस डालते हैं यूएसएसआर रशिया के लोगों के ऊपर, ठीक है। और वहाँ पे क्या है, ये हमारे जो हीरोज़ हैं वो उनको बहुत पसंद किया जाता है, हमारी मूवीज़ देखी जाती हैं, सॉन्ग्स सुने जाते हैं, तो बहुत लोकप्रिय रहे हैं। मतलब हमारा जो हीरोज़ है, हमारे जो कलाकार हैं वहाँ बहुत लोकप्रिय रहे हैं। और यहाँ के जो भी राइटर्स हैं ना, जो भी आर्टिस्ट हैं, राइटर्स हैं ना, तो वो सारे के सारे जो हैं रशिया पे बहुत इन्फ्लुएंस करते हैं, लोगों को बहुत प्रभावित करते हैं, ठीक है। तो जैसे अगर हम यहाँ पे एक एग्जांपल देखें, यहाँ दे भी रखा है कि रशिया और उज्बेकिस्तान, यहाँ पे उज्बेकिस्तान का दे रखा है कि उज्बेकिस्तान में कैसे लोग जो हैं, ताशकंद में कैसे मूवीज़ वगैरह इन सबको लोग पसंद करते हैं। और यहाँ पे दे रखा है कि किस तरीके से हमारी जो मूवीज़ की कॉपीज़ हैं फटाफट मार्केट में बिक जाती हैं जैसे मूवी रिलीज़ होती है, और लोग जो है बहुत देखना पसंद करते हैं। यहाँ के इंडियन फिल्म्स हैं, कल्चर हैं, सॉन्ग्स हैं, है ना, स्पेशली राज कपूर के गाने जो हैं, ये सारी चीज़ें। तो ये खैर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम पर्पज से, बट ये बताया गया है कि इंडिया का जो कल्चर है वो वर्ल्ड में देखो कितना जाना जाता है, कितना पसंद किया जाता है, स्पेशली रशिया एंड सेंट्रल एशिया में, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर होता है फिनिश स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे आपके लिए 2 क्वेश्चंस हैं कि व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द शॉक थेरेपी। शॉक थेरेपी से एक क्वेश्चन जरूर तैयार कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड व्हाट आर द रिलेशन बिटवीन द इंडिया एंड रशिया, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो सीरीज में। सो कीप वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड हैप्पी लर्निंग स्टूडेंट्स। थैंक यू।